कल हमने देखा कि दोषों की जो अंशांश कल्पना करते हैं, उस अंशांश कल्पना के आधार पर रसों का निर्णय करना, रस की विकल्पना करना, कौन सा रस कितना बलवान चाहिए, उस आधार पे उस योग का चयन करना, या उस आधार पर उस रस को पूरा बना के उसका प्रयोग करा और क्या बताया, विच्चे शरीर में सम्यक अवचार्यमाणे, सम्यक अवचार्यमाणे ही उचित मात्रे ही भेषजेहि, उचित काले ही भेषजेहि, उचित अवस्था ही भेषजेहि। ये सभी प्रकार के निष्कर्ष का निर्णय करके फिर उसके बाद औषध का प्रयोग करना है। नहीं तो क्या होगा, जो शरीर में वैषम्य गमनम, जो वृद्धि हुई है धातु की और जो ह्रास हुआ है, तो कोई धातु जो वृद्ध हुई है उसका ह्रास करने के लिए और ह्रास हुई है उसको वृद्ध करने के लिए, ये दोनों प्रकार के कंडीशन में आपको क्या करना है कि दूसरी धातु जो प्राकृत है, उन धातुओं के अंदर इन धातुओं का जब वृद्धि करने में उन धातुओं का ह्रास ना हो जाए, प्राकृत धातुओं का, और जो धातु ह्रास है उसकी वृद्धि ना हो जाए। कौन सी? प्राकृत धातु की। ये निर्णय करके उन स्रोतों में उसका हमें ज्ञान प्राप्त करना है। इसीलिए ये जो विमान स्थान और शारीर विचय जो नहीं समझा है, उन्होंने सभी उपक्रम समझ लिए हैं, उन्होंने सभी संप्राप्ति समझ ली है, उसके बाद भी वो चिकित्सा करने में असमर्थ है। क्यों? क्योंकि ये जो विज्ञान है, विमान स्थान की जो विद्या है, वो क्या है? आप उस विद्या के द्वारा नई संप्राप्ति का निर्माण कर सकते हैं, नए उपक्रम का निर्माण कर सकते हैं। ये संपूर्ण पद्धति आपके हाथ में है, ये आपको निर्णय करना है। ठीक है। आयुष्य, मधुर रस में आगे बताया, पहले उन्होंने क्या बताया, उस साथ में होने के कारण सभी प्रकार के धातुओं की वृद्धि करता है। सातवें का क्राइटेरिया यहाँ पे क्या लिया था हमने कि जो सातवें है वो शरीर के परमाणुओं की जो स्मृति है, शरीर के अग्नि की जो स्मृति है, कि उसे किस प्रकार से प्रत्येक अलग अलग वस्तुओं को, अलग अलग पंचमहाभौतिक संगठन को पचाने के लिए जो उन्होंने अपने परिणमन पद्धति जो निर्माण की है, उस पद्धति के आधार पर जो ये रस है ये मधुर साथ में होता है। और ये मधुर रस जो है ये सोम अतिरेक है, इसके अंदर जल महाभूत प्राधान्य से है। तो वो क्या करता है, अपने अंदर सभी महाभूत के परमाणुओं को ग्रहण करके समग्र धातुओं का पोषण करता है। समझ में आ रहा है? जैसे समग्र शरीर रस, समग्र शरीर में जो देह है वो रसज है, रसज अम्बुभव तस्य अम्बु रस। और वो जो आहार रस है सर्व धातु पोषक आहार रस है, वो क्या है? वो रस है।
और उस रस के माध्यम से व्यानेन विक्षेप उचित कर्मणाः, हृदय के माध्यम से व्यान वायु समग्र शरीर में उस रस को फेंकता है। जिन जिन धातुओं को जो जो परमाणुओं की आवश्यकता है वो परमाणुओं को उधर से वो ग्रहण करता है। ये पहला क्राइटेरिया। इसलिए क्या बताया, मधुर रस शरीर सात्म्यतात् होने से, रस प्रभाव होने से, शरीर की अग्नि के प्रभाव के साथ साथ में होने से सभी धातुओं की वृद्धि करता है। कैसे? खर के परमाणु उसके अंदर है, पुरुष गुण के परमाणु भी उसके अंदर है, कठिन के भी परमाणु उसके अंदर है, द्रव के भी है, स्निग्ध के भी है, लघु के भी है, रुक्ष के भी है। सभी महाभूत के परमाणुओं को वो अपने अंदर फ्लोट करवाता है। फ्लोट मतलब तैरते हैं उसके अंदर, और उस आधार पर शरीर समग्र परमाणुओं को ग्रहण करता है। आगे बताया आयुष्य। आयुष्य का ग्रंथकारों का जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा भिन्न है। भिन्न इसलिए है क्योंकि ये बल को डिफाइन करता है। कैसे? तो उसके दो निष्कर्ष बताए। पहला निष्कर्ष चरक विमान स्थान अध्याय 8। श्लोक नंबर 96। श्लेष्मा ही स्निग्ध लक्षणम विदुना से उसकी अंतिम की लाइन पढ़ो, अंतिम की 2 लाइन पढ़ो। त एव गुण योगातः, त एवं गुण योगात श्लेष्मला बलवंतो वसुमंतो विद्यावंत ओजस्विनः शांता आयुष्मन्तश्च भवन्ति। आया समझ में? ये जो श्लेष्मज दोषाधिक्य अपचारज जो श्लेष्मज है, दोषाधिक्य अपचारज जो पित्तज है, दोषाधिक्य अपचारज जो वातज है, ये प्रकृति भिन्न है। और बीज दोषज जो मूल प्रकृति है वो दोनों भिन्न है। इसका निर्णय करना है चिकित्सा में प्रथम। कौन से? दोनों प्रकृति का। बीज दोष जो मूल प्रकृति है वो कब निर्माण होती है? जब शरीर आर्तव मेल कह उनका मिलन होता है, तब उन दोनों के बीच का जब इम्प्रिटिशन होता है, तब उसके माध्यम से गर्भ में उसका पाक होता है। ये जो प्रकृति है ये क्या है? बीजज है, मूल प्रकृति है। अब उस बीज के जो सभी अवयवों के जो बीज है, ब्रेन का जो बीज है, लंग्स का बीज है, हृदय का बीज है, आपके समग्र शरीर के दांत का, बाल का, हर एक चीज का बीज वो शुक्र और शोणित गर्भ में धारण करे हुए सूक्ष्मतर परमाणु में उसका पाक होता है। सुश्रुत ने क्या बताया? प्रथम अविभाषणी त्वचा। वो अविभाषणी क्यों है? क्योंकि वो सर्वप्रथम गर्भ की और माता की और गर्भ की लहर में स्पर्श करने वाली पहली वो लेयर का निर्माण होता है, और फिर उस लेयर के अंदर सभी ऑर्गन्स का पाक होना प्रारंभ होता है छोटे स्तर पर। और जब वो पाक होता है तब उस पाक के अंदर जो माँ आहार ग्रहण करती है, वो जो आहार है, जो काल है, वो वहां पे जिस समय गर्भ धारण हुआ है उस काल में माँ जिस प्रकार का आहार ग्रहण करती है, उस प्रकार के
महाभूतों की प्रायः पहले उस गर्भ में वृद्धि होगी। जैसे माँ श्लेष्मल आहार करेगी तो बच्चे की जो दोषाधिक्य अपचार प्रकृति है, सुनना, वो श्लेष्म निर्माण। माता पैत्तिक आहार ग्रहण करेगी तो दोषाधिक्य अपचार प्रकृति पैत्तिक निर्माण होगी। माता वातज आहार ग्रहण करेगी तो दोषाधिक्य अपचार प्रकृति वातज निर्माण होगी। ये कौन सी प्रकृति है? मातज आहार विहार। ये क्लिनिकल क्राइटेरिया है। अब जो ये मातज आहार विहारजन्य प्रकृति है, उस आहार विहारजन्य प्रकृति के आधार पर वो जो मूल प्रकृति है उसके ऊपर ये आरोपित होगी, आरूढ़ होगी। क्या होगी? आरूढ़ यदि। और वो पूरा गर्भ 9 महीने में डेवलप कर देगी। किससे? आहार जन्य। फिर गर्भ का पोषण होगा, गर्भ बाहर आया, फिर बालक ने खुद ने अपना आहार विहार चालू किया। उसके बाद बालक के आहार विहार जन्य प्रकृति निर्माण होगी। उसके साथ पंच महाभूत विकार प्रकृति प्रारंभ होगी। और ये परीक्षा क्यों करना है? तो यहाँ नीचे 4 क्राइटेरिया, इसको अंडरलाइन करो। अभी इन्होंने पढ़ा एवं गुणे ही स एव गुणे ही, स एव गुण योगात। इसी प्रकार के गुणों के योग से जो श्लेष्मला है, जो श्लेष्म प्रधान प्रकृति है, ये पहला क्राइटेरिया बताया, ये बलवंत है। अब श्लेष्मल क्या है? श्लेष्म का क्राइटेरिया क्या है? ये जल और पृथ्वी अतिरिक्त है। जल और पृथ्वी अतिरिक्त जो शरीर के परमाणु हैं, जिसके अंदर ज्यादा प्रमाण में जल है, पृथ्वी है, ऐसे परमाणु धारण करा हुआ जो शरीर है, ये शरीर बलवंत है। ये शरीर वसुमंत है। ये शरीर के अंदर स्मृति का बल अद्भुत है, क्योंकि उदान के द्वारा ये स्मृति इसमें प्रत्यारोपित है, विद्यावंत है। यही परमाणुओं के अंदर जो ओज है उसके गुण भी वृद्ध है। गुरु है, स्निग्ध है, मंद है, पिच्छिल है, सांद्र है, ओजस्विन। और आगे क्या बताया? ये जो परमाणु है वो क्या है? आयुष्मंत। वो आयु को, उससे ये परमाणु के परीक्षण से आपको ये समझ में आएगी कि ये शरीर की जो आयु है ये बलवान आयु है। अब इसके नीचे का सूत्र निकालो, 97। वापस उसकी यही लाइन पढ़ो। सर पित्त वाला ना, तम एवं गुण योगात। हाँ, तम एवं गुण योगात पित्तला मध्य बला मध्य आयुषो मध्य ज्ञान विज्ञान वित्त उपकरणवन्तश्च भवन्ति। आया समझ में? वही चीज आगे क्या बोल रहे हैं कि जो पित्तल है, मतलब जिनके शरीर के अंदर अग्नि और जलीय महाभूत है, ऐसे परमाणु वाला जो व्यक्ति है दोषाधिक्य अपचारक से, ऐसा व्यक्ति क्या होगा? उसका बल मध्य होगा, उससे कम होगा, आयु इसका कम होगा, मध्य आयु होगा। बराबर? ज्ञान मध्य विज्ञान वित्त उपकरणवन्तः भवन्ति पित्तलाः। आगे इसके नीचे तम एवं गुण योगात वातलाः
प्रायेण अल्प बलश्च अल्प आयुश्च अल्प अल्प अपत्यश्च अल्प साधनाश्च अल्प अल्प धनाश्च भवन्ति। बराबर है। अल्प धनाः च, समझ में आया। और जो शरीर के परमाणु आकाशीय और वायवीय परमाणु युक्त शरीर है, जिसको स्पर्श करने पे स्निग्धता नहीं है, कृशता है, शरीर में धातुओं का हास है, जहां पे वायवीय और आकाश परमाणु का प्राधान्य है, ऐसे व्यक्ति प्रायेण अल्प बल का होता है। इसका बल अल्प होता है, इसकी आयु भी अल्प होती है। अल्प आयु, अल्प अपत्या, शुक्र भी अल्प है, अल्प साधना और अल्प धना च भवति। कि ग्रंथकारों ने कौन सी प्रकृति बनाई है? प्रकृति परीक्षा। ये परीक्षा के आधार पर औषध का निर्णय करना है। ये परीक्षा के आधार पर आयु का निर्णय करना है। यही परीक्षा के आधार पर रुग्ण के बल का निर्णय करना है। नहीं तो क्या हो जाएगी? नहीं तो औषध गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो व्याधि में गड़बड़ हो जाएगी। वातज प्रकृति वाले को वायव्य आकाश तिक्त कटुरस का ज्यादा सेवन करवा दिया, ऑलरेडी ही वायु बढ़ा हुआ है, उसको आप क्या करोगे? आप उसके ऊपर व्याधि बढ़ाने वाली प्रक्रिया और उसके ऊपर इंड्यूशन कर लोगे, और ये चिकित्सा नहीं है। ये ग्रंथकारों को ये अपेक्षित नहीं है। मूल श्लोक पे आओ, सूत्र स्थान अध्याय 26। क्या लिखा? आयुष्य। क्यों? क्योंकि ये जल युक्त और पार्थिवीय युक्त शरीर के परमाणुओं की वृद्धि करता है। जो दोषादि के अपचारज वातज है, जो दोषादि के अपचारज पैक्तिक है, इस रस की योजना से आप उसके अंदर कफज दोषाद्य के गुणों की शरीर के अंदर वृद्धि करके उसको आयुष्मान बना सकते हैं। उसके अंदर कफ के, पित्त के, वात के प्रशस्त गुण डेवलप कर सकते हैं। अब मैं आपको जो सिखा रहा हूं, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये क्या बता रहा हूं? प्रकृति परीक्षण नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये विद्या बता रहा हूं कि जिसके द्वारा आप व्यक्ति की समग्र प्रकृति को बदल सकते हो। समझ में आया? प्रकृति निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। प्रकृति बदलने की जो प्रक्रिया है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। क्यों? क्योंकि जो दोषादि की अपचारज प्रकृति है, ये व्याधित है। इसे हमें बदलना है। यही हमारी चिकित्सा है। चरक विमान स्थान अध्याय 6। श्लोक नंबर 13। एक एक लाइन आराम से पढ़ो, एक एक लाइन। तत्र केचिद् आहु न संवात पित्त श्लेष्मणो जन्तवः सन्ति। केंचित आहु मतलब आहु। कोई लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सम वात पित्त श्लेष्मणो जंतवः सन्ति न। ये नहीं होता है।
कि कोई व्यक्ति की दोषाधिक्य अपचारज प्रकृति या व्यक्ति की सम मात्रा में वात, सम मात्रा में पित्त, सम मात्रा में कफ, ऐसा प्रशस्त गुण से डेवलप हुआ हुआ जो होगा वो नहीं होगा। क्यों? इसके आगे वाले सूत्र में हमने अग्नि तो पढ़ ली है ना सभी ने। अग्नि क्या है? जो शरीर के अंदर परमाणुओं में अग्नि का अधिष्ठान है, जहां अग्नि आश्रित है, उस अधिष्ठान के अंदर रुक्षादि गुणों का अभिभूवन हुआ है तो वातलाह विषमाग्नि ही। जो परमाणु के अंदर पैतिक परमाणु आश्रित है वो क्या होगी? तीक्ष्ण अग्नि। जो अग्नि के अधिष्ठान, परमाणु के अधिष्ठान पे गुरु स्निग्ध श्लेष्म गुणों से आप आश्रित हो गई है वो मंद होगी। समझ में आया? और इन तीनों से जो सम होगी ये अग्नि कैसी होगी? सम अग्नि होगी। पर किंचित आहु ये नहीं होता है, ऐसा नहीं संभव है। ये अग्निवेश बता रहे हैं। समपित्त समवात समश्लेष्मणा जंतवः संति न। पहले जो न लिखा है न, ये नहीं होता है। क्यों? आगे पढ़ो। विषम आहार उपयोगित्वा मनुष्याणां विषमार उपयोगित्वात्, अंडरलाइन करो। विषम विषम प्रकार से आहार के उपयोग करते हैं मनुष्याणाम। मनुष्य को पता नहीं है ना, सबको नहीं पता है कौन सी ऋतु में कौन सा खाना चाहिए। मेरी दोषाधिक्य अपचारित प्रकृति वातज है तो मुझे कफ प्रधान आहार विहार लेना चाहिए। मेरी दोषाधिक्य अपचारित प्रकृति कफज है तो मुझे आहार विहार में वृक्ष आदि गुणों के औषधों का सेवन, आहार का सेवन करना चाहिए। ये विपरीत गुणों का सेवन करना मनुष्य को पता नहीं है मनुष्य के अंदर, इसलिए उसका विषम आहारत्वात् मनुष्याणाम। तो क्या है? आगे पढ़ो। तस्मात् च वात प्रकृत्यः केचित् केचित् पित्त प्रकृत्यः केचित् हाँ। पुनः श्लेष्म प्रकृत्यो भवन्ति इति। तस्मात् इसलिए, किंचित कैसे है? वात प्रकृति है। किंचित कैसे है? पित्त प्रकृति है। किंचित पुनः श्लेष्म प्रकृतिम भवन्ति इति, इसलिए कोई वातज है, कोई पित्तज है, कोई श्लेष्मज है। इस प्रकार से अलग 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 प्रकृति। आगे तत् च, सर इसको कैसे पढ़ें? बराबर है। तत्त च अनुपपन्नम, इसीलिए ये नहीं होती है। कस्मात् कारणात्, क्या कारण? क्या कारण से? अब अग्निवेश बोल रहे हैं, और अब अग्निवेश चिकित्सा सूत्र नहीं, चिकित्सा सिद्धांत प्रस्तापित कर रहे हैं। क्या? व्याधि को ठीक करना ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। अभी देखना, दोषों की सम अवस्था को प्रस्तापित करना ये हमारा क्राइटेरिया है। तो क्या बताते हैं? केचित वातलाह, केचित पित्तलाह, केचित प्रकृति है वा श्लेष्मणाः। कस्मात् किम कारणम, तो आगे बताते हैं क्या कारण है। पढ़ो। अब अग्निवेशी तारण दे रहे हैं। आगे पढ़ो। हाँ। संवात पित्त श्लेष्माणं श्लेष्माणं हि रोगम ही अरोगम, अरोगम इच्छन्ति, ही अरोगम इच्छन्ति भिषजः। इच्छ धातु है, घतिवाचक, उस तरफ गति करवाने वाला। इच्छन्ति, अरोग ही इच्छन्ति, जो अरोग का इच्छन करने वाला भिषज है वो क्या करना है? समवात पित्त श्लेष्मणा,
दोषाधिक्य अपचारज नहीं। जो कफ के प्रशस्त गुण हैं जितने भी, वो रोगी में प्रस्तापित करना। जो पित्त के प्रशस्त गुण है वो रोगी में प्रस्तापित करना। जो वात के प्रशस्त गुण है वो रोगी में प्रस्तापित करना। इसके आधार पर प्रकृति डेवलप करना, ये ग्रंथकारों को इच्छन्ति विषजाः। समझ में आ रहा है? अब किस लेवल का साइंस बता रहे हैं विमान में वो उसको डेवलपिंग फैक्टर बता रहे हैं। चिकित्सा इज अ डेवलपिंग फैक्टर। उसको डेवलप करना है, उसको उस प्रकार से निर्माण करना है, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित है। आगे क्या बताया? यतः प्रकृतिश्च आरोग्यम आरोग्यार्था च भेषज प्रवृत्तिः। समझ में आया? यतः प्रकृति ही च आरोग्यम, जो प्रकृति है ये क्या है? समवात पित्त श्लेष्मणा, ये जो प्रकृति है ये आरोग्यम है, ये अरोगता है। बाकी आपको व्याधि के लक्षण नहीं दिख रहे हैं और दोषादि के अपचारित प्रकृति अलग अलग दोषों से उपपन्न है, वो अरोगता नहीं है, वो व्याधि कारक है। इसलिए आरोग्यार्थ च भेषज प्रवृत्ति ही, जो भेषज प्रवृत्ति है, जो चिकित्सा की प्रवृत्ति है, वो किस अर्थ में है? आरोग्य की तरफ गति करवाने के लिए है, अरोगता की तरफ गति करवानी है। सचेष्ट रूपा, इस प्रकार की चेष्टा है। चेष्टा अनेकों प्रकार की चेष्ट रूपा तस्य अचेष्ट रूपा। तस्मात् संति समवाद पित्त श्लेष्मणाः न खलु संति वात प्रकृत्याः पित्त प्रकृत्याः श्लेष्म प्रकृत्या वाह। न खलु, ये नहीं होना है, ये आरोग्यार्थ नहीं है। आरोग्यार्थ क्या है? भेषज चेष्टा वात पित्त श्लेष्मणाः सम प्रकृति, दोषाधिक्य अपचारज नहीं। चरक सूत्रस्थान अध्याय 7 निकालो। ये व्याख्यान है ना, ये व्याख्यान को बार बार सुनो और इसको बार बार समझो, और ये पूरे फैक्टर जब आपको क्लियर हो जाएंगे तब चिकित्सा अत्यंत सरल हो जाएगी। ये मैं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल अनुभव, इसलिए मैं बता रहा हूं। इदम च न प्रत्यक्षम। श्लोक नंबर 39-40। समपित्त अनिल कफा केचिद, सर इसको भादी कैसे पढ़ेंगे? केचिद गर्भादि मानवाः, गर्भादि, केचिद गर्भादि मानवाः दृश्यन्ते वातलाः केचिद पित्तलाः श्लेष्मला तथा तेषाम् अनातुराः पूर्वे वातलाद्या सदातुरा दोषा अनुशयिता हि एषां देह प्रकृति उच्यते। आया समझ में? अब ये दूसरी बार बता रहे हैं सूत्रस्थान में। ये तंत्र युक्ति है। ये कौन सी तंत्र युक्ति है, कोई बताएगा मुझे? ये कौन सी तंत्र युक्ति के आधार पर अन्वय हुआ है? योग तंत्र युक्ति है। क्या बोल रहे हैं? सम पित्त अनिल कफाः किंचित गर्भादि मानवा। ये वही वाली बात जो समवात समपित्त और सम कफ वाला है, वो है जो मूल प्रकृति है किंचित गर्भादि मानवाः, मनुष्यों की होती है। पर क्या देखा जाता है? दृश्यन्ते वातलाः किंचित पित्तलाः किंचित श्लेष्मला। कोई श्लेष्मल भी होता है, कोई वातल भी होता है, कोई पित्तज भी होता है।
अब आगे की लाइन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तेषाम अनातुराः पूर्वे, जो पूर्व में बताई मतलब कि सम पित्त कफाहा, जो पहली लाइन में बताई पूर्व में, ये अनातुर है, ये रोगजन्य नहीं है। और वातलाद्याः सदा आतुराः, वातलाद्याः मतलब वातलाः किंचित, किंचित पित्तलाः, किंचित सश्लेष्मला, आद्या से तीनों प्रकृति सदा आतुराः भवन्ति। इज दिस क्लियर? चिकित्सा प्रयोजन क्लियर हुआ? अभी एक रेफरेंस और देखो, चरक विमान स्थान अध्याय 6 निकालो। श्लोक नंबर 15। त्रयस्तु, ये वाला ना सर, त्रयस्तु पुरुषा, हाँ, त्रयस्तु पुरुषा भवन्ति आतुराः ते ते त्वन् ते 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 त्वनातुराः। तु अन आतुराः, ते तु अनातुराः तंत्रा अंतर्याणाम विषजाम। मतलब वो है जो अनातुर है, जो कौन सी है, जो आगे बताइए, समवात पित्त। बाकी क्या है आगे? भवन्ति आतुराः तय पुरुषाः, कौन कौन से? पढ़ो। तद यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलः च इति तेषां तेषाम् इदं विशेषविज्ञानं वातलस्य वातनिमित्तः पित्तलस्य पित्तनिमित्तः श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याधयः प्रायेण बलवन्तश्च भवन्ति। क्लियर? संपूर्ण चीज बता दी इन्होंने। क्या बताया? तद यथा वातलः पित्तलः श्लेष्मलश्च इति तेषाम इदम विशेष विज्ञानम। विशेष का अर्थ यहाँ पे क्या है पता है? हार्श, डिफरेंशिएशंस के आधार पर, अलग अलग के आधार पर, विलगता के आधार पर। वातलस्य वातनिमित्ताः, पित्तलस्य पित्तनिमित्ताः, श्लेष्मलस्य श्लेष्मनिमित्ता व्याधेः प्रायेण बलवंत भवन्ति। मतलब क्या है कि जो वातज प्रकृति है वो वातज आहार विहार का सेवन कर रहा है, पित्तज प्रकृति है वो पित्तज आहार विहार का सेवन कर रहा है, और श्लेष्मल प्रकृति है वो श्लेष्मज आहार विहार का प्रयोग कर रहा है। तो जो व्याधियां होगी वो क्या हो जाएगी? प्रायण बलवान व्याधि निर्माण। ये व्याधि के बल के निर्णय के लिए बताया है। और इसके आगे के सूत्र की जो प्रथम लाइन है ये अद्भुत है, पढ़ो 16वीं की। तत्र वातलस्य वातप्रकोपणा अन्यस्यैव मान्यस्य क्षिप्रं वातप्रकोपम् आपद्यते। तत्र वातलस्य, जो वातज है, जो वात प्रकृति युक्त है, वो क्या करता है? वात प्रकोपणानि, नी है यहाँ पे, यह है ना, उसका नी होता है इको यणची सूत्र से। वात प्रकोपणानि आसेव्यमानस्य, आसेव्यमानस्य कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है। कंटिन्यूटी में जो वातज प्रकृति वाला है वो वात प्रकोप करने वाले निदानों का सेवन करता जाता है। आहारजन्य, विहारजन्य,
आचारजन्य, तो क्या होता है, क्षिप्रम तुरंत वात प्रकोप मापद्यते, तुरंत वात प्रकोप को वो प्राप्त होता है। पहले अग्नि विषम होती है, उसका परिणाम शरीर में धातु वृद्धिकर भाव खत्म हो जाते। आमजन्य, मेदजन्य, श्लेष्मजन्य भावों की वृद्धि होती है। लिख लो, वात प्रकोप से भी शरीर के अंदर श्लेष्म उत्पत्ति, आम उत्पत्ति, मेद उत्पत्ति भी होती है, क्योंकि आग्नेय विषम होने का परिणाम धातुओं पे पड़ता है, शरीर का परिणमन क्षमता पे पड़ता है, इसलिए वो व्याधिकारक है। वो प्रायण व्याधि ही बलवंत भवती, ये व्याधियां बलवान हो जाएगी। समझ में आया? ये आयुष्मंत का क्राइटेरिया है। दोषों की अंशांश कल्पना ये अद्भुत विषय है। आप प्रत्येक व्याधि की जो चिकित्सा है वो पिन पॉइंट करोगे, जितना आवश्यक है उतने ही विपरीत गुणों की, प्रकृति के विपरीत, हेतु के विपरीत, दोषों के विपरीत, काल के विपरीत, अवस्था के विपरीत समग्र प्रकार की औषधों की योजना करोगे। अब समझ में आ रहा है शास्त्र का डिफाइन करने का तरीका क्या है? शास्त्र क्या बोलता है? ग्रंथि है कांचनार गुकुल दे दो, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। गोमूत्र हरित की ग्रंथि है दे दो, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। अम्ल पित्त में अविपत्ति कर दो, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। कुष्ठ में महामंजिष्ठादि दो, ये ग्रंथकारों को अपेक्षित नहीं है। ग्रंथकारों को ये अपेक्षित है दोष प्रकोप का कारण कौन सा है, दोषाधिक्य अपचार प्रकृति किसके ऊपर आरूढ़ हुई है, और व्याधि निर्माण करने वाले स्वतंत्र और परतंत्र दोष की क्या संकल्पना है, ये निर्णय करके, ये निश्चित करके फिर चिकित्सा करना। इज दिस क्लियर? मूल श्लोक पे आओ। अगर मैं एक एक शब्द को ज्यादा बता रहा हूं तो मुझे बता देना, हाँ, तो मैं जल्दी से वो कर लूंगा। एक्सप्लेनेशन अगर ज्यादा हो रहा है तो मुझे बताना, नहीं तो एक रस आप लोग सोचोगे कि एक रस खत्म होने में इतना समय लग रहा है। आगे पढ़ो। इस प्रकार से चरक पढ़ाने की विधि है। एक शब्द के आधार पर योग तंत्र युक्ति से समग्र शास्त्र का ऊहन कर लेना, ये मूल पद्धति है, ये ऋषियों की पद्धति है। पढ़ो। आयुष्यः षड् इंद्रिय प्रसादनो वर्णकरः। षड इंद्रिय प्रसाद कर, आयुष्य के बाद दूसरा शब्द डालते हैं यहाँ पे। देखो एक एक शब्द अग्निवेश कितनी गंभीरता से वर्णन कर रहे हैं, एक एक रस के एक एक शब्द। सुश्रुत निदान स्थान अध्याय 1 निकालो, श्लोक नंबर 17। इसके ऊपर वाला 16 होगा। इससे भी ऊपर।
बस पढ़ो। सॉरी सर। उदानो नाम यत् तु ऊर्ध्वम् उपैति पवनोत्तम तमः पवन उत्तमः तेन भाषित गीतादि विशेषो प्रवर्तते। बस ऊर्ध्व अब कौन बताएगा उदान पवन उत्तम कौन है? मैंने ये व्याख्यान ले लिया है। उदान का पवन उत्तम होने का कारण क्या है? ये षड इंद्रिय प्रसादन है। ये जिन्हें समझ में आया वो मधुर रस का षड इंद्रिय प्रसादन तो समझ सकता है। बताओ कौन बताएगा? सर इसकी गति ऊर्ध्व की तरफ है और ये सारे चीजों का वहन करता है। ठीक है, और मूल कारण क्या ऊर्जा है? का निर्माण करता है सर, ऊर्जा का निर्माण करता है। क्या निर्माण करता है? ऊर्जा। और कब कब करता है? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, एक एक क्षण आप बोल रहे हो, आपके अंदर बोलने की जो ऊर्जा आ रही है, हर एक क्षण आपके अंदर बुद्धि आ रही है, आपकी जो स्मृति है उसके माध्यम से आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हो, ये उदान उसको मस्तिष्क में टकराव कर रहा है। किसके आधार पर? जल के आधार पर, रस के आधार पर। मधुर रस प्रधान द्रव्यों से नाभि से मस्तिष्क को ऊपर की तरफ प्रक्षेपण कर रहा है हर क्षण, ऊर्ध्व की तरफ। समझ में आया? इस शरीर के अंदर हर क्षण ऊर्जा का निर्माण करने वाली वायु है। इसलिए 5 इंद्रिय तो बताया। कौन सी? 5 ज्ञानेंद्रिय तो बताया, उनके सेंटर कहां पे है? मस्तिष्क में है। सभी के सेंटर मस्तिष्क में है। आप अभी मैं बोल रहा हूं, आप मेरे शब्द के माध्यम से जो सुन रहे हो, वो सुनने के लिए इंद्रियों को, कर्ण इंद्रियों को जो हर क्षण अभी प्रक्षेपण की जरूरत पड़ रही है, दिन भर वो जो प्रसाद करता है दिन भर, वो मधुर रस है। आप ग्रहण के माध्यम से जो सूंघ रहे हो, प्रत्येक क्षण उस इंद्रियों को, ग्रहण इंद्रियों को प्रक्षेपण करके ऊर्जा देने वाला ये मधुर रस है। हर क्षण तर्पण कर, हर क्षण उसमें जलीय कणों को भेजता है। कौन से जलीय कण? ऊर्जा से युक्त जलीय कण। ये विशिष्ट रूप के जल कण होते हैं। जो आपके रसव स्रोत से, उसको भी आप चक्षु से देख रहे हो दिन भर, आपकी आंखें थक जाती है क्या? पर हर सर वो आंखों को तर्पण फेंकता है, वो मधुर रस। और पूरा कल हमारा एक विषय पे बात हुई थी ना, कि मन जो है ये पंच महाभौतिक है कि नहीं है? इंद्रिया तो, इंद्रियों में बैठे वाले अधिष्ठान वो पंच महाभौतिक नहीं है, पर इंद्रियों के जो अधिष्ठान है, जहां पे इंद्रिया बैठी है, वो महाभौतिक है। इसीलिए मन पंच महाभौतिक नहीं है, पर मन का जो सेंटर है, जहां से मन एक्सेस कर रहा है, उन सेंटर का जो ब्रेन में जो पॉइंट है, जो बुद्धि के बीच में जो पॉइंट है, वो पंच महाभौतिक। उस पंच महाभौतिक स्थान को, उस इंद्रियों के पंच महाभौतिक स्थान को हर क्षण बल देता है, प्रसाद करता रहता है। हर क्षण अंकुंचन, प्रेरण, प्रसारण, बुद्धि, इंद्रिय और उसको स्मृति,
किसके द्वारा? जलीय कणों के द्वारा प्रदान करता है। लिख लो ये रेफरेंस है। षड्इंद्रिय प्रसादन करता है। इसलिए ग्रंथकारों को मधुर रस उदान बल क्षय में तुरंत हम पान करवाते हैं। इंद्रिय विभ्रम में मधुर रस तुरंत अर्पण करने वाला। इसलिए वो 6 के 6 इंद्रियों को नाभि से ऊर्ध्व की तरफ गति करके जो पवन उत्तम है, उदान है, जो शरीर के अंदर से समग्र परिणमन काल के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है, उस ऊर्जा को हर क्षण शरीर में फेंकता है, हर क्षण ऊपर की तरफ फेंकता है। इसलिए ये पवन उत्तम है। ठीक है, मूल श्लोक पे आओ। अब दूसरा शब्द है बल और वर्णकर। ये दोनों शब्द समझना बहुत जरूरी है। बल कर, बल वृद्धि क्या है, बल का क्राइटेरिया ग्रंथकारों का क्या है और वर्ण का क्राइटेरिया ग्रंथकारों का क्या है, ये हम कर लेंगे। आज हम यही रुकते हैं। अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है।